जादुई पेय। बहुत समय पहले की बात है। राजपदगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसके राजा महाराज सर्वमेश थे। महाराज सर्वमेश के राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि महाराज सर्वमेश एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। यहाँ के सभी इंसान, जीव जंतु, पक्षी आदि सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहते थे। इस राज्य के सभी लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे। कुछ लोग प्रतिदिन दान धर्म भी किया करते थे और सभी जरूरतमंद गरीबों की मदद भी करते थे। इसी राज्य में रामपुर नाम का एक गांव था, जिसमें किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन एक मेहनती किसान था, जो कि अपना सभी काम मेहनत से किया करता था और वह अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार था। राधा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और राधा घर का काम भी करती थी और वह बचे समय में भगवान की पूजा और कीर्तन करती थी। प्रत्येक दिन दोनों सुबह के समय एक साथ ही भोजन करते थे। राधा प्रत्येक दिन खाना खाने से पहले स्नान करती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाया करती थी। कुछ समय बीता, उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम राघव और लड़की का नाम रानी था। अब यह दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। राघव का मन खेलने कूदने में ज्यादा लगता था। ना तो राघव घर का कोई काम करता था और ना ही अपने पिता का किसी काम में हाथ बटाता था। अब किशन और राधा को राघव की चिंता होने लगी, क्योंकि वह ना तो पढ़ाई करता था और ना ही पढ़ने जाने का मन रखता था। फिर भी किशन ने राघव का दाखिला एक गुरुकुल में करा दिया। इसमें मुख्य आचार्य लोचन दास थे। वहां भी राघव का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। लेकिन रानी घर पर ही माँ के साथ रहती थी और हर काम में अपने माँ का हाथ बटाती थी। रानी एक दिन अपने माँ के साथ खेत में जाती है और वहां पर पिताजी के साथ काम करते समय अचानक से कहीं से सांप आकर उसे डस लेता है। इसके पश्चात उचित इलाज न मिल पाने के कारण रानी की मृत्यु हो जाती है। किशन गांव वालों के साथ मिलकर पूरे क्रिया विधि के साथ शमशान में जाकर रानी का अंतिम संस्कार कर देता है। सब लोग दुखी थे और समय बीतता गया। राघव भी अपनी पढ़ाई पूरा करके घर आ चुका था और अब राघव के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर आने लगे। और किशन ने राघव की शादी के लिए एक लड़की को पसंद किया, जिसका नाम चित्रा था। जल्द ही राघव और चित्रा की शादी हो जाती है। चित्रा राघव, किशन और राधा तीनों की अच्छे से सेवा करती और उनके साथ मिलकर रहती थी। लेकिन अभी सब एक घटना से गुजरे ही थे कि कुछ ही समय के अंदर किशन की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वह जांच करवाने के लिए वैद्य के पास जाता है और वैद्य बताता है, आपको जानलेवा बीमारी कैंसर है। अब यह अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है, जिसके वजह से अब इसका इलाज असंभव है। अब आप कोशिश कीजिए कि आप जिससे भी मिल सकते हैं उनसे मिल लीजिए और अब बचे हुए दिन को खुशी खुशी और सबके साथ प्यार से बिताइए। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और कुछ ही दिन बाद किशन का स्वर्गवास हो जाता है। और अब किशन के गुजरने के बाद किशन के घर की हालत बिगड़ती चली गई। अब चित्रा भी अपनी सास राधा का ध्यान रखना कम कर दिया और चित्रा अपनी सास राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। अब राघव घर का खर्च ना चलता देखकर अपने पिता के जगह खेत में जाकर काम करना सुनिश्चित कर लेता है और अब राघव के ऊपर जिम्मेदारी आने की वजह से वह अपना काम ईमानदारी से करता था। राधा का उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास होने के बावजूद उसके पूजा और अर्चना में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले के जैसे ही खाना खाने से पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ाया करती थी और अपने खाने में से एक रोटी बचाकर कुत्ते या किसी अन्य जानवर को खिलाया करती। यह सब चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई थोड़ा सा भी खाना बर्बाद करे। इसीलिए वह राधा के खाने में से 4 रोटी के बजाय 3 ही रोटी देना शुरू कर देती है। और इसके बाद जब चित्रा देखती है राधा अपने खाने में से अब भी एक रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाती है, तो चित्रा को फिर से बहुत ही गुस्सा आता है और वह अंदर से ही खींच कर रह जाती है। इधर राजमहल में राजा भी बीमार हो जाता है। राजा के बीमार होने के बाद सभी सभासद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वैद्य के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी दवा का कोई असर राजा के ऊपर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे राजा का तबीयत खराब होती जा रहा था। राजा के पास एक तोता था, जो हमेशा राजा के साथ रहता था।
मगर जब भी राजा अपने सभा में जाते थे, उस समय राजा तोते को घूमने के लिए भेज देते थे। और आज भी राजा के कहने पर तोता घूमने निकला था। और आज वह वहां पर रोज से कुछ अलग देखकर खुश भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा हैरान था। वह देखता है कि एक उल्लू जो बूढ़ा हो गया था और बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था, और जैसे तैसे उड़ते हुए आकर एक पेड़ पर बैठता है। और वह उल्लू पेड़ से एक फल खाने लग जाता है। फल खाते ही अचानक से एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखते ही तोते के आंखों में एक चमक आ जाता है, और तोता उस पेड़ से एक फल तोड़ता है और राजा के लिए वह फल लेकर निकल जाता है। अब तोता खुशी खुशी राजा के पास वह फल लेकर पहुंचता है और राजा से बोलता है, महाराज आप इस फल को खा लीजिए, आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। राजा उस तोते से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए राजा तोते की बात मान जाते हैं। मगर महाराज सर्वमेश बोलते हैं कि अभी इस फल को रख दो, मैं कुछ समय पश्चात इस फल को खा लूंगा, क्योंकि मैं अभी अभी भोजन किया हूँ, इसीलिए अभी मैं ये फल नहीं खा सकता। राजा के इस बात को सुनकर तोता थोड़ा दुखी हो जाता है, मगर सोचता कोई बात नहीं, महाराज इस फल को कुछ समय पश्चात खा ही लेंगे। इसलिए तोता भी बिना कुछ बोले महाराज के कक्ष से बाहर निकल जाता है। महाराज भी भोजन के पश्चात अपने कक्ष से बाहर निकल जाते हैं, और इसी समय महाराज के कक्ष में एक सर्प आकर उस फल को एक बार डस लेता है, जिससे वह फल जहरीला हो जाता है। फल पर डसने के बाद सर्प वहां से चला जाता है, जिससे किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाता। कुछ समय के पश्चात राजा सोचता है, मैं जाकर उस फल को खा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले राजा के पास एक मंत्री आ जाता है और वह महाराज से बोलता है कि महाराज अभी तक आपके हालात में कोई सुधार नहीं आया है, इसीलिए हमें किसी अन्य राज्य से एक अच्छा सा वैद्य बुलाना पड़ा, जिसके लिए मैं अपने एक विश्वसनीय सैनिक को भेज चुका हूँ। महाराज बोलते हैं, मेरा पालतू तोता मेरे लिए एक फल लेकर आया है और वह बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहा है, उस फल को खाने के बाद मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। इसके पश्चात मंत्री बोलता है, महाराज हम आपके स्वास्थ्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इस फल की जांच कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको खिलाएंगे। इसके बाद महाराज बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फल सेब की जितनी आकार का है तो वह चेक करने के बाद भी आधा बच जाएगा, जिसको खाने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मंत्री भी खुश हो जाता है और राजा का आज्ञा पाते ही वह अपने पालतू कुत्ते को लेकर आता है। इसके बाद वह उस फल के टुकड़े को कुत्ते को खिलाता है और कुत्ता उस फल को खाते ही तुरंत ही वहीं पर मर जाता है, क्योंकि फल में पहले से ही सर अपना दांत लगा चुका था, इसलिए पूरा फल जहरीला हो गया था और यह बात किसी को पता नहीं चला था। मंत्री जब कुत्ते को मरा हुआ देखता है, वह तुरंत बोलता है कि महाराज देखिए, इसलिए मैं आपको बिना चेक किए फल खाने के लिए मना कर रहा था। यह फल खाने के बाद आपका भी हाल ऐसा ही हो सकता था। राजा यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही तोते को बुलाते हैं। तोता वहां पर आते ही महाराज से मिलता है और महाराज से मिलने के बाद पूछता है कि महाराज क्या आपने उस फल को खाया? इतना सुनते ही महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और महाराज सर्वमेश बिना कुछ बोले या बिना कुछ पूछे सीधा उस तोते को मारने का आदेश दे देते हैं। इतना सुनते ही एक सैनिक उस तोते के गले पर तलवार चला देता है और तोता तुरंत दो टुकड़ों में बट जाता है। इसके बाद महाराज सर्वमेश बोलते हैं कि मुझे मारने की कोशिश करने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद राजा तुरंत अपने मंत्री को आदेश देता है कि उस पेड़ को खोजकर तुरंत घिरवा दो। मंत्री आदेश का पालन करने के लिए तुरंत ही वहां से चला जाता है और कुछ ही समय के अंदर एक सैनिक एक वैद्य को लेकर आ जाता है। वैद्य के इलाज के कुछ ही समय में राजा को आराम होना शुरू हो जाता है। अब चित्रा राधा को 3 में से 2 रोटी खाकर एक रोटी कुत्ते को खिलाते देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राधा को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देती है और राधा से गुस्सा भी हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो हुआ राधा को ढंग से खाना खिलाती है और ना ही पानी पूछती है। मगर राधा यह सब इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वह समझ सकती थी
कि चित्रा नए जमाने की लड़की है तो उसे गुस्सा आ सकता है। इसीलिए यह सब सोचकर राधा चित्रा को कुछ भी नहीं बोलती है। धीरे धीरे चित्रा अब राधा के ऊपर गुस्सा होती तो झगड़ा भी कर लेती और बात ज्यादा बढ़ने पर राधा को मारती भी थी। और चित्रा अब राधा की खाने में से 3 रोटी के जगह 2 रोटी कर चुकी थी और फिर भी राधा अपने खाने में से केवल 1.5 रोटी खाती और आधी रोटी कुत्ते को खिला देती। अब यह देखकर एक दिन चित्रा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राधा को बहुत मारती है और झगड़े ही झगड़े में कहती है कि तुम्हारे जीने से तुम्हारा मरना ही अच्छा है। यह सुनकर राधा भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम तो मुझे पेट भर खाना भी नहीं खिलाती, इतना गुस्सा होती हो, इतना मारती फिरती हो, इतना उल्टा सीधा बोलती हो, इसके बावजूद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती। लेकिन यह सब सुनकर चित्रा शांत होने के बजाय गुस्सा होकर बोलती है कि जाकर कहीं मर जाओ। यह सुनकर राधा गुस्से गुस्से में ही बोल पड़ती है कि अगर तुम ऐसे ही परेशान करोगी तो मैं एक दिन जाकर राजा के महल के पास जो जहर के पेड़ का फल है उसको खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब चित्रा भी बोल पड़ती है कि जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीवित रहिए या मर जाइए। अब यह सब सुनकर राधा गुस्से में घर से निकल जाती है और राजा के महल की तरफ चल देती है। अब वहां पहुंचकर राधा देखती है कि उस पेड़ के चारों तरफ कोई नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए राधा उस पेड़ से फल तोड़ती है और थोड़े हुए फल को खा लेती है। उसे लगता है कि अब मैं इस फल को खाने के बाद मर जाऊंगी, लेकिन अब वह जब अपने शरीर को देखती है और पहले वाले दर्द को गायब महसूस करती है कि अब वह 60 वर्ष की बूढ़ी औरत से 20 वर्ष की एक लड़की बन गई थी। अब वह सोचती है कि अब मैं ऐसे घर जाऊंगी तो मेरे ऊपर कौन भरोसा करेगा, लेकिन फिर भी मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। अपने ऊपर किए चित्रा के हर जुर्म को याद करती है और वह फिर से गुस्से में अपने घर की तरफ निकल चलती है। घर पर पहुंचकर वह अपनी लाठी को उठाती है और उसी से चित्रा को पीटना शुरू कर देती है। और चित्रा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था यह लड़की चित्रा को क्यों मार रही थी। चित्रा मार खा रही थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह केवल चिल्लाए जा रही थी और बचाने के लिए सबसे आग्रह कर रही थी। उसकी आवाज को सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। चित्रा को ऐसे पीटते देखकर उसी में से एक आदमी बोल पड़ता है कि तुम कौन हो और राघव की पत्नी को क्यों मार रही हो। अब राधा शांति से जवाब देती है कि मैं राघव की माँ हूँ। यह सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे पति कोई छोटे बच्चे थोड़ी है और देखने से ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तुम कैसे मेरे पति को अपना बच्चा बता रही हो। इसके बाद राधा शांति से जवाब देती है कि मैं राधा ही हूँ, यानी राघव की माँ। अब उसमें से एक गांव वाला पूछता है कि हम सब कैसे भरोसा करें कि तुम राधा ही हो, क्योंकि राधा की उम्र लगभग 60 साल से ज्यादा हो गई थी और तुम तो अभी 20 साल की लड़की हो और तुम यह सब झूठ क्यों बोल रही हो, इससे तुम्हारा क्या फायदा। राधा भी हैरान हो जाती है कि वह हम क्या जवाब दें, लेकिन फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वह अपने बेटे राघव, अपनी बेटी रानी, अपने पति किशन और चित्रा सब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है जो केवल उसके घर के लोग ही जानते थे। और यह सब सुनकर चित्रा हैरान हो जाती है। और यह सब कैसे हुआ? इसी प्रश्नवाचक भाव से राधा की तरफ देखते हुए बोलती है, मगर आपकी उम्र इतनी कम कैसे हो गई? फिर राधा बताती है, जब तुमने हमें मार कर घर से भगा दिया और तुमने यह कहा कि जाकर कहीं जहर खा कर मर जाओ। इसके बाद मैं जाकर राजा के पेड़ से जहर का फल तोड़कर खा ली और उस फल को खाते ही अचानक से मेरी पूरी शरीर चमक गई और पूरी पीली रोशनी फैल गई। इसके बाद जब मैंने अपना चेहरा पानी में देखा तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं सोच रही थी यह तो जहर का पेड़ है, तो इसको खाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। इसी वजह से मैं वहां कुछ देर और रुकी और इसके बाद कुछ ही समय के अंदर में देखती हूँ नीचे एक फल गिरा हुआ था और वहां पर कहीं से घूमते हुए एक जानवर आया जो कि पहले से बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था, लेकिन फल को खाने के बाद एकदम से स्वस्थ हो गया और इसके बाद उसका उम्र भी कम हो गया।
इसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हुआ था। और बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें हमेशा हर चीज जो दुर्लभ हो या फिर आसानी से मिले, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हमें उसकी आवश्यकता हो, जिससे हमें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप सब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आओ, इससे भी ज्यादा मजेदार कहानी आने वाली है और उसमें काफी अच्छी सीखें भी रहेंगे। ऐसे कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी ज्ञान को मिस ना कर पाए और स्टोरी का पूरा आनंद ले सकें। बाय बाय।